पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी को आज बहुत सारे लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं कमिश्नरी चौराहा पार्क में। लेकिन एक चीज़ ये देखी गई कि यहाँ पर कोई भी बीजेपी का नेता नहीं आया, जबकि वो बीजेपी के नेता रहे और मंत्री भी रहे, पार्टी के संगठन के जो बड़े पद हैं उन पर भी वो रहे। मेरे साथ अतुल प्रधान है समाजवादी पार्टी से, मैं बात कर लूँगा। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज उनको हम सब याद कर रहे हैं, उनकी ईमानदारी को लेके, उनकी जो एक राजनीतिक शख्सियत के रूप में छवि थी उसको लेके, लेकिन ये देखा गया कि उनके आखिरी वक्त तक जो बीजेपी है वो उनसे कन्नी काटे रही और अपनी छवि बचाने के लिए, क्योंकि वो आखिरी वक्त में बीजेपी के आलोचक भी हो गए थे। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो मूल है आप उसको समझिए। इनका मूल ही नफरत है, इनकी उत्पत्ति नफरत से हुई है, और जिसकी उत्पत्ति नफरत से हुई हो तो आप किसी भी घर परिवार में देखिए, समाज में देखिए, जो किसी से ईर्ष्या करता है, अगर कहीं भी ईर्ष्या करता है तो उसके घर में भी वो ईर्ष्या आती है। तो ये जो काम कर रहे हैं ये सिर्फ इसी तरह का काम कर रहे हैं कि नफरत ही सिखा रहे हैं, नफरत ही पढ़ा रहे हैं, नफरत ही बता रहे हैं, नफरत ही बांट रहे हैं। तो जो सत्यपाल मलिक जी के साथ हुआ है, इससे पहले भी ये भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ ऐसा कर चुके हैं। और जिसमें अगर सबसे बड़ा नाम किसी का है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, जिसमें बड़ा नाम है तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का है, बड़ा नाम है मुरली मनोहर जोशी जी का है। उससे पहले सुषमा स्वराज जी के साथ क्या किया आप सब जानते हैं। तो ये लोग अपने ही लोगों से ईर्ष्या करके जो द्वेष, जिनकी भावना जो मूल है उसी पे काम करते हैं। सत्यपाल मलिक जी तो किसान परिवार के थे और पहले वो सोशलिस्ट, हमेशा सोशलिज्म पर उन्होंने बात की, उसी पर चर्चा की। सत्यपाल मलिक जी को लिए जो शोक सभा आज गौरव चौधरी जी ने बुलाई और दिल्ली तक से हमारे रौनक खत्री, हमारे कई पूर्व मंत्री, वर्तमान के छात्र संघ के अध्यक्ष, बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और ये भी सब लोगों ने मन बनाया कि आने वाले समय पर एक बड़ी शोक सभा और बड़ी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रोग्राम यहाँ पर मेरठ की क्रांति धरा पर रखा जाएगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, अब इनके दिन नज़दीक हैं और निश्चित रूप से जनता सब समझ रही है। इनको आने वाले समय पर जनता बहुत पीछे छोड़ देगी, ये आने वाले समय पर तय है। अच्छा, सत्यपाल मलिक साहब, जब कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन चल रहा था उसी दरमियान उन्होंने बोलना शुरू किया सरकार की नीतियों के खिलाफ, और अभी लास्ट में कुछ ही दिन पहले उनका एक बड़ा मार्मिक वीडियो आया था ट्विटर पर। वो वीडियो था, आपने भी शायद देखा होगा, उन्होंने बताया कि उनके पास क्या संपत्ति है और उसको लेकर बीजेपी उनके खिलाफ सीबीआई जांच करा रही है और उन आरोपों को लेकर वो साथ में। ये सीबीआई जांच ना अडानी के खिलाफ कराएंगे ना अंबानी के खिलाफ कराएंगे। जो इनके साथ बड़े धन्ना से जुड़े हुए हैं, वो कितना ही गोरख धंधा दुनिया भर का बेहिसाब काम कर लें, उल्टा सीधा काम कर लें, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी। जो इनके खिलाफ बोलेगा और जो सत्यता की बात करेगा, जो सच्चाई की बात करेगा, उसके साथ इसी तरह का व्यवहार करेंगे। माननीय सत्यपाल मलिक जी का जो जीवन रहा है वो बेदाग रहा। छात्र राजनीति से हुआ है, हमेशा किसान मजदूरों की, कमजोरों की, कामगारों की और कमेरे वर्ग की उन्होंने बात की। उन्होंने हमेशा इस बात को लगातार जारी रखा। जो सरकार को रास नहीं आई उन्हें बर्खास्त भी किया, ना केवल बर्खास्त किया बल्कि सीबीआई जांच हो चाहे ईडी हो, सब उनके लगातार पीछे पड़ी रही और मरने तक, बल्कि मरने के बाद भी सीबीआई के नोटिस उन्हें मिलते रहे। इस पे समाज कहीं ना कहीं आक्रोशित है, सब लोग एकजुट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और जो उनके साथ अपमान किया है उससे पहले भी वो कई लोगों के साथ कर चुके हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय पर समाज इकट्ठा होगा। प्रोटोकॉल भी नहीं मिला अंतिम वक्त में, जो उनका अधिकार भी था। देखिए, ये संविधान को, लोकतंत्र को भाजपा वाले मानते ही नहीं है। इनका तो जो सोच है, इनकी जो विचारधारा है वो गोडसे की विचारधारा है। इनकी विचारधारा संघी विचारधारा है। तो उस विचारधारा में तो सिर्फ इनका अलग कानून है। ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया वो सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए एकता और अनेकता में एकता की बात कहता है। लेकिन इनकी जो सोच, इनका जो विचार है वो विचार है लोगों को बांट के रखना, लोगों में सांप्रदायिक झगड़े कराना। और आज के समय पे तो जो वोट चोरी का विषय है वो आप सब लोग जान ही रहे हैं। तो इनको सबको परेशानी, दिक्कत इसी चीज़ की है। जहाँ तक प्रोटोकॉल की बात आपने कही, अगर कोई व्यक्ति एक बार शपथ ले ले जनप्रतिनिधि के रूप में
तो उसको वो कभी भी अगर दिवंगत होता है तो उसे प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन इस सरकार ने सिर्फ अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए और जो खुन्नस निकालने के लिए, मरने के बाद तो कोई भी ऐसा नहीं करता। जो उनके साथ हुआ उसको समाज कहीं ना कहीं अपमान के रूप में देख रहा है और आने वाले समय पर इनको सबक सिखाए। रौनक खत्री हैं हमारे साथ, जो छात्र यूनियन के अध्यक्ष रहे। ये बताइए सर कि आप चूंकि खुद भी छात्र जीवन में हैं, पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, उनका जो शुरुआत था वो भी यही मेरठ कॉलेज से था, तो आप कैसे उनको आदर्शों को देखते हैं और किस तरह की राजनीति को लेकर जो प्रेरणा है वो आपको मिलती है? देखिए, जिस प्रकार आज दिल्ली विश्वविद्यालय में जब से वो RML हॉस्पिटल में एडमिट थे तो सिर्फ रौनक खत्री छात्र संघ अध्यक्ष उनसे मिलने नहीं जाता है। उस हॉस्पिटल के अंदर तमाम छात्र सत्यपाल मलिक साहब से हॉस्पिटल में मिलकर आते हैं। ये उनकी जो छवि है, बेदाग छवि, छात्रों के लिए आवाज़ उठाने वाली छवि, सरकार के खिलाफ बोलने वाली छवि, जो नैतिकता की और मूलभूत जो अधिकारों की बात, चाहे वो किसान वर्ग को मिलना चाहिए, चाहे नौजवान वर्ग को मिलना चाहिए, वो सत्यपाल मलिक साहब ने उठाई है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही नहीं, पूरे देश का युवा उनसे प्रेरित है, उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहता है। जिसके कारण जैसे ही गौरव भाई ने आदेश करा कि हम एक शोक सभा का आयोजन कर रहे हैं, तो निसंकोच भाव से मैं मेरठ रवाना हुआ दिल्ली से। तो ये उनका प्यार और छात्रों के प्रति लगाव दिखाता है कि छात्र उनको भूलने नहीं है और ये लड़ाई आगे भी निरंतर जारी रहे। आपने कहा कि आप जाते रहे अस्पताल में, जब वो भर्ती थे, आपसे जो अंतिम इंटरेक्शन हुआ वो उसके बारे में कुछ बता पाए? अंतिम जो इंटरेक्शन सत्यपाल मलिक साहब के साथ हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि जैसे आदतुल भैया से मैं मिला तो उन्होंने कहा मैंने वीडियो देखी है, तो सत्यपाल मलिक साहब ने भी वीडियो देखी थी और मैं पहले भी उनसे मिल चुका था। तो उन्होंने सबसे पहले तो काम की सराहना की कि आप जो काम कर रहे हो वो निडरता के साथ कर रहे हो, पर सरकार के साथ आगे चलकर, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ की बहुत सिचुएशन आने वाले समय में हमें मिलेगी। ये उन्होंने हमें बताया, अवगत कराया इस चीज़ को लेकर। उन्होंने कहा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर अधिकार किसी के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो, अपने लिए तो लड़ नहीं रहे हो। तो हमारे पीछे जो साथी हमारे खड़े, जिनको युवाओं को हमसे उम्मीद है, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर उनकी लड़ाई के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो जो मूलभूत हमारे जो अधिकार हैं, जो हमारी लड़ाई की शुरुआत है, वो समाप्त हो जाएगी। और सरकार के खिलाफ जो बोलने वाली कौम है, तानाशाही जिस कदर भैया ने सारे उदाहरण आपके सामने रखे हैं, वो उदाहरण नहीं, आने वाले समय में इसमें हमें और गति देखने को मिलेगी अगर युवा चुप रहेगा तो। पर युवा अगर बोलेगा तो सरकार में हिम्मत नहीं होगी। शोक सभा का आयोजन, बड़ी शोक सभा सिर्फ मेरठ में तो भैया शुरुआत करेंगे, दिल्ली में भी, हम यूनिवर्सिटी में भी करेंगे और देश के हर कोने में होने वाली है। तो ये युवाओं का जोश बताएगा कि हम सरकार से डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है और इनकी नीतियों पर सवाल उठाने वाले। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरीके का जीवन, बेखौफ वाला जीवन उन्होंने जिया, उसी तरीके से वो अपनी आने वाली जनरेशन को बोल कर गए हैं कि किस तरीके से उनको आगे सियासत करनी है और कैसे लोगों की आवाज़ बुलंद करनी है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।